हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल बहू मांगे इंसाफ का अंतिम भाग। और दरअसल ये दूसरी शर्त स्वीकार कराने के लिए ही जसवंत ने ये ड्रामा किया था। सुलक्षणा देवी को वह कहीं छोड़कर आने वाला नहीं था। जसवंत इतना बेवकूफ़ नहीं हो सकता कि अपने द्वारा किए गए खून के ऐसे पुख्ता चश्मदीद गवाह को खुला छोड़ दे। वह जानता था कि सुलक्षणा देवी टूट चुकी है और किसी भी क्षण खुद उस जुर्म से पर्दा उठा सकती है, जिसे छुपाने के लिए वह मौत तक से टकराने के लिए तैयार है। वह जानता था कि सुलक्षणा देवी उसके लिए इस वक्त एक मुसीबत जैसी है। इन्हें सेट किए बिना वह अन्य समस्याओं से निकलने का रास्ता भी नहीं सोच सकेगा। अतः इसी मकसद से कम शाम तक के लिए सुलक्षणा देवी को सेट कर लिया था। अब वे दोनों कमरे से निकलकर बाहर आए। अभी हॉल में पहुंचे ही थे कि मधु के कमरे की तरफ से बुरी तरह दरवाज़ा झंझोड़े जाने की आवाज़ आई। पहले तो वे चौंकी गए। सुलक्षणा देवी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया, किंतु सारा माजरा समझकर जसवंत तेजी से गैलरी में भागा। अकेली रह जाने की वजह से सुलक्षणा देवी भी उसके पीछे लग गई। कमरे में बंद दरवाजे को बुरी तरह झंझोड़ा जा रहा था। साथ ही मधु की आवाज़ भी आ रही थी। बाबूजी, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो माँ जी। जसवंत, रेखा, दरवाज़ा खोलो। जसवंत ने जल्दी से लपक कर दरवाज़ा खोल दिया। सामने ही खड़ी मधु बुरी तरह हाँफ रही थी। बौखलाई हुई सी वह बोली, कहाँ चले गए थे आप? मुझे इस तरह कमरे में बंद क्यों कर दिया गया? वो कुछ नहीं मधु, खुद को संभालते हुए जसवंत ने कहा। दरवाज़ा मैंने ये सोचकर बंद कर दिया था कि कहीं सोकर उठते ही तुम फिर बाहर न निकल जाओ। क्यों, मेरे बाहर निकलने में क्या है? जसवंत ने हड़बड़ाकर बात संभाली। कुछ भी नहीं, बात क्या होती? तुम बीमार हो ना, बस इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा चलना फिरना ठीक नहीं है। तभी सुलक्षणा देवी वहाँ पहुँचकर हंसने लगी। उन्हें अजीब सी नज़रों से देखती हुई मधु बोली, मैं कितनी देर से दरवाज़ा पीट रही हूँ, सबको आवाज़ दे रही हूँ, किसी ने सुना ही नहीं। मैं तो डर रही थी कि घर में कोई है भी कि नहीं। सॉरी मधु, सचमुच घर में मेरे और माँ के अलावा कोई नहीं है, और हम दोनों भी दूसरी गैलरी में रेखा वाले कमरे में थे, तुम्हारी आवाज़ न सुन सके। क्यों, बाबूजी और रेखा दीदी कहाँ गई? वे बाहर गए। बाहर कब? आज सुबह ही। रात तो आपने मुझे नहीं बताया कि सुबह वे कहीं जाएंगे। बस उनका प्रोग्राम अचानक ही रात को जब बना तो तुम सो चुकी थी। खैर, आओ आराम करो। मधु, ज़्यादा घूमना फिरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। कहने के साथ ही वह मधु को संभाले कमरे के अंदर प्रविष्ट हो गया। मधु को बहुत ही आराम से उसने बिस्तर पर लिटा दिया। सुलक्षणा को लग रहा था कि बस अब अगले ही क्षण मधु कविता में बदलने वाली है। यही शंका रह रहकर जसवंत के दिमाग में भी उभर रही थी। फिर भी जो अभिनय वह कर रहा था वह करना भी बेहद ज़रूरी था। अभी उसने मधु को लिटाई था कि कॉल बेल खनखना उठी। जसवंत के दिमाग में बड़ी तेजी से ये प्रश्न उठा कि कौन हो सकता है। सुलक्षणा देवी कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी ही थी कि जसवंत ने कहा, तुम यहीं रहो माँ, मैं देखता हूँ। सुलक्षणा देवी ठिठक कर रह गई। किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए खुद को शारीरिक और मानसिक तौर पर तैयार करने के बाद जसवंत ने चटकनी बिना कर दरवाज़ा खोल दिया। हालांकि वह पूरी तरह तैयार था, फिर भी दरवाजे पर खड़े व्यक्ति को देखकर उसके छक्के छूट गए। खोपड़ी घूम गई। कम से कम इस वक्त उसे मधु के पिता का सामना होने की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें सामने देखते ही मधु के शब्द उसके जहन में घूम गए। उफ, वे शब्द तो उसके दिमाग से उतर ही गए थे। वो कैसे भूल गया कि मधु ने इनके आने के बारे में कहा था। क्या बात है बरखुरदार? मोतीलाल ने उसे चौंकाया। हमें देखकर इस तरह हैरान क्यों रह गए? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है बाबूजी, आइए। वो ऐसा था ना कि आपने आने की कोई खबर ही नहीं की, शायद इसलिए आपको देखकर चकित रह गया। खबर नहीं की? मोतीलाल अंदर दाखिल होते हुए बोले, अरे भाई, मधु से कहा तो था। मेरा मतलब आ जाने से था, मैं स्टेशन पहुंच जाता। ओह, मोतीलाल हंस पड़े, हम गाड़ी से आए हैं, बैठिए। जसवंत ने हॉल में पड़े सोफे की तरफ संकेत किया। दरअसल वह इस मोतीलाल वाले खतरे के बारे में सिरे से ही सोचना भूल गया था, इसलिए अचानक उनके आगमन पर ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही हड़बड़ा गया। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा था कि इस मुसीबत को कैसे टाले। अपने ही विचारों में गुम जसवंत हक्का बक्का सा खड़ा रह गया। खड़े कैसे रहेगा जसवंत, बैठो। मोतीलाल ने पुनः उसकी तंद्रा भंग की। हाँ हाँ कहकर वो सोफे पर गिर सा पड़ा। क्या बात है जसवंत, तबीयत ठीक नहीं है क्या? जी जी, हाँ हाँ जी हाँ, यही बात है। रात ज़रा ठंड लग गई थी। जसवंत स्वयं को संभालने की भरसक चेष्टा कर रहा था, जबकि उसका जवाब सुनकर मोतीलाल ठहाका लगा उठे। बोले, ऐसी खुशखबरी लाएं बरखुरदार की सुनते ही तबीयत ठीक हो जाएगी। खुशखबरी? हाँ, हम अमिता की शादी मंजीत से करने के लिए तैयार हैं। क्या? जसवंत उछल पड़ा। मोतीलाल मज़ा लेते हुए बोले, चौंक पड़े ना? चौंकने की बात ही है, जसवंत के मुंह से निकल गया।
सच्चाई ये थी कि इस वक्त उसका मन अपने बाल नोच डालने का हो रहा था। दिल चाह रहा था कि अपना सिर इस कोठी की दीवारों में दे देकर मारे। उफ, ये क्रूरता, उफ, ये कुदरत उनके साथ आखिर मजाक क्यों कर रही है। हाँ, चौंकने की बात तो है ही। मोतीलाल कह रहे थे, हम जानते हैं कि मधु का जवाब सुनकर तो तुम सब निराश ही हो गए होगे, मगर अचानक ये हो कैसे गया। होनी बलवान होती है। उस वक्त तो ऐसे कोई आसार ही नज़र नहीं आ रहे थे। जब तुमने मधु को भेजा था, हमने अपनी मजबूरी जाहिर की थी। सच, हम मजबूर थे कि जिस रिश्ते के लिए हमने खुद रिक्वेस्ट की थी, उसे भला कैसे तोड़ देते। वह तो बस कल अचानक ही लड़के के पिता आए। बेचारे बड़े शर्मिंदा थे। बार बार माफ़ी मांग कर कहने लगे कि उनका लड़का किसी लड़की से प्यार करता है, और वे बताते चले जा रहे थे। जसवंत कुछ भी नहीं सुन रहा था। सुनता भी कैसे, वो तो खुद को ही नियंत्रित करने की कोशिश में व्यस्त था। मोतीलाल की बात खत्म होते होते वह काफ़ी हद तक संभल गया। उनकी बात समाप्त होते ही बोला, ये तो आप वाकई बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं बाबूजी। तो मंगाओ मिठाई, हरनाम दास और मंजीत को बुलाओ। कहने के तुरंत बाद सोफे पर बैठे ही बैठे उन्होंने ज़ोर से घर के अन्य सदस्यों की आवाज़ें लगाईं। घबराकर जसवंत ने जल्दी से कहा, वे सब तो बाहर गए हैं बाबूजी। क्या मतलब, क्या सभी लोग बाहर गए हैं? अभी वो उनके इस वाक्य का हाँ में जवाब देने ही वाला था कि डैडी। हॉल में मधु कई हॉल में मधु की आवाज़ गूंज गई। मोतीलाल ने उधर देखा। जसवंत की नसों में दौड़ने वाला खून तो मानो एकदम तेज़ाब में बदल गया। झटके से उठकर खड़ा हो गया। वर्षों से प्यासी सी मधु अपने पिता की तरफ दौड़ी। मोतीलाल भी उसे देखकर एकदम से चौंके और खड़े हो गए। नज़दीक आकर मधु ने डैडी कहा और मोतीलाल से लिपट गई। मोतीलाल ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया। जाने क्यों मधु फफक फफक कर रो पड़ी। जसवंत को मानो लकवा मार गया था। दौड़ती हुई बदआवाज़ सी सुलक्षणा देवी भी हॉल में दाखिल हुई। हॉल के दृश्य को देखते ही वे ठिठक कर रुक गई। चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। हाँफ रही थी वे। नज़र जसवंत पर पड़ी तो उनके तिरपन काँप गए। उन्हें खा जाने वाली नज़रों से घूरता हुआ जसवंत दांत चबा रहा था, इस तरह जैसे उसका वश चलता तो अभी उन्हें चीर फाड़ कर डाल देता। सुलक्षणा देवी का दिल धक धक करने लगा। क्या हुआ मधु? मोतीलाल पूछ रहे थे। ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है? तू रो क्यों रही है बेटी? बोल क्या बात है, वरना तेरे पिता का कलेजा फट जाएगा। मधु उनसे कुछ और बुरी तरह लिपट कर रो पड़ी। जसवंत ने सोचा था कि वह मोतीलाल को यह कहकर टरका देगा कि मधु सहित सभी लोग बाहर गए हुए हैं, परंतु मधु ने यहाँ आकर सारी योजना पर पानी फेर दिया। अब उसने खुद को इस नई परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार किया। जल्दी से आगे बढ़कर बोला, ये क्या पागलपन है मधु? जब तुम्हें मना किया है तो क्यों बार बार बिस्तर से उठ जाती हो? मधु बीमार है क्या? मोतीलाल ने उसकी तरफ देखकर पूछा। जी हाँ, घबराने जैसी कोई बात नहीं है। कमाल है, 3-4 दिन पहले तो अच्छी भली थी। यहाँ आई भी ठीक ठाक थी बाबूजी, बस यहाँ आते ही पता नहीं इसे क्या हो गया। उनकी इस वार्ता के बीच मधु ने खुद को संभाल लिया। पिता से अलग हुई तो जसवंत को मानो विषय बदलने का बहाना मिल गया। आगे बढ़कर मधु को सहारा देता हुआ बोला, बैठो मधु। जल्दी से आंचल से आंसू पहुँचती हुई मधु सोफे पर बैठ गई। मोतीलाल की निगाहें मधु पर ही टिकी थी। वे स्वयं भी सोफे पर बैठ गए। ये रिस्क लेने के अलावा जसवंत के पास इस वक्त कोई चारा नहीं था। मोतीलाल ने मधु से ही पूछा, तू बहुत कमज़ोर हो गई है बेटी। आखिर 2-4 दिनों में ही अचानक तुझे क्या हो गया है? पता नहीं डैडी, दौरे पड़ते हैं। दौरे? मोतीलाल चौंक पड़े। जी बाबूजी, बात जसवंत ने लपक ली। पता नहीं अचानक मधु को कैसे दौरे पड़ने लगे। अपना आपा भूलकर जाने ये किस आवाज़ में क्या क्या चीखने लगती है। क्या मतलब? दौरे ही में ये बेहोश हो जाती है और फिर ये खुद नहीं बता सकती कि दौरे में इसने क्या किया और क्या क्या कहा। सब कुछ भूली हुई होती है ये। अजीब बात है, सहारनपुर में तो कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले यहाँ भी कभी नहीं हुआ था। वह तो उस दिन डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे ही अचानक। दौरे के दौरान ये क्या चीखती और करती है? कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं किस अटपटी सी भाषा में क्या कहती है। मोतीलाल ने मधु से पूछा, क्यों बेटे, क्या तुझे कुछ भी याद नहीं है? नहीं डैडी, मैं खुद हैरान हूँ कि अचानक ही मुझे किस किस्म के दौरे पड़ने लगे। एक बार तो मैंने इनके चेहरे पर गरम गरम चाय फेंक दी और मुझे याद ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बीमारी है, सीरियस भी हो सकती है। मोतीलाल बड़बड़ाए। फिर जसवंत से मुखातिब होकर बोले, किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है जसवंत? जी फिलहाल तो मंजीत ही देख रहा था। कहते कहते जसवंत की नज़र मधु पर पड़ी तो उसके होश ऊपर के ऊपर और नीचे के नीचे रह गए। सारा जिस्म बर्फ़ के समान ठंडा पड़ गया। सारा रोया खड़ा हो गया था। उसकी ऐसी अवस्था सोफे पर बैठी मधु को देख कर हुई थी। एक टक अपलक मधु सेंटर टेबल पर रखी शीशे की चौड़ी एस्ट्रे को घूरे चली जा रही थी। आंखों में खुमारी सी थी। मोतीलाल ने जब उसकी नज़रों का पीछा किया तो उनकी नज़र भी मधु पर ही टिक गई। मधु के एकाएक यूँ गुमसुम हो जाने पर वे चौंके।
बोले, मधु, मधु, हट! बड़ी जोर से चीख कर मधु ने एक झटके से चेहरा ऊपर उठाया। सुलक्षणा देवी के कर्ण से चीख निकल गई। जसवंत की सिट्टी पिट्टी को मोतीलाल तक मधु को देखकर डर गए। सचमुच वह भयानक लग रही थी। सारे जिस्म का खून जैसे चेहरे पर उभर आया था। खूनी आंखों से उसने चारों तरफ देखा। जसवंत पर दृष्टि पड़ते ही गुर्राई। ओह, तू, हत्यारे तू! वह एक झटके से खड़ी हो गई थी। मोतीलाल भी जल्दी से उठकर खड़े हो गए। जसवंत हालांकि टूट सा चुका था, फिर भी मोतीलाल को पकड़कर मधु से दूर खींचता हुआ बोला, बस मधु को इसी तरह का दौरा पड़ता है बाबूजी। दौरे में सामने खड़े हर आदमी को यह अपना दुश्मन समझती है। पीछे हट जाइए, वरना यह आप पर भी वार कर सकती है। चुप हरामजादे! बाबूजी से झूठ बोलता है। क्या मैंने जानती नहीं हूँ? मधु कविता की आवाज़ में गुर्राई। ये मधु दीदी के पिता है, इन पर भला मैं क्यों वार करूँगी? मोतीलाल कह उठे, ये आवाज़ तो कविता की है। हाँ बाबूजी, मैं कविता ही हूँ। ये कमीना आपसे झूठ बोल रहा था। मधु दीदी को कोई दौरे नहीं पड़ते, बस इनकी मदद से मैंने डराती रहती हूँ। मगर क्यों? तुम मधु को? इन्होंने मुझे मार डाला बाबूजी। ज़्यादा दहेज और उस हरामजादे मंजीत की शादी करने के लिए इन सब ने मिलकर मुझे मार डाला। तहखाने में मुझे जीवित जला दिया। मगर तुम तो नहर में डूबकर मरी थी। नहीं, मैं नहर में डूबकर नहीं मरी थी। आप जैसे जो लोग ये बात सोचते हैं वो इन हरामजादों के षड्यंत्र के शिकार हो गए। वो इनकी एक चाल थी। हत्या किए बिना ही मेरी हत्या के जुर्म में अदालत से बाइज्जत बरी होने की साजिश। उस मुकदमे के दौरान इन्होंने मुझे तहखाने में कैद कर रखा था। मनमाने अत्याचार करके मुझे कैद किए हुए थे। ये मनचाहे मैटर के पत्र लिखवा लेते थे। कविता की आवाज़ में मधु ने सभी कुछ क्रमवार बताती चली गई। सुनकर मोतीलाल के चेहरे पर सारे ज़माने की हैरत उभर आई। आंखें फट पड़ी। मधु कहती ही चली जा रही थी। सुलक्षणा देवी को सारा कमरा किसी फिरकनी के समान बड़ी तेजी से घूमता नजर आ रहा था। बड़ी तेजी से वैसे हमको फर्श पर खड़ा रख पा रही थी। दौरे के प्रारंभ में जसवंत की हालत भी वैसी ही हो गई थी, परंतु लंबी वार्ता के बीच अचानक उसके दिमाग ने काम किया। जसवंत हार मानने वाला नहीं था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि एक प्रकार से लगभग सब कुछ खत्म हो गया था। फिर भी जिस वक्त मधु कविता की आवाज़ में बता रही थी और हैरत में डूबे मोतीलाल उसका एक एक शब्द सुन रहे थे, उस वक्त धीरे धीरे सरकता हुआ जसवंत दरवाजे के निकट पहुंचा। वे सब तब चौंके जब उसने भड़ाक से दरवाज़ा बंद करके चटकनी चढ़ा दी। कमीने कुत्ते, में तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी! चीखने के साथ ही अपने दोनों हाथ हवा में फैलाए मधु उस पर झपटी। उसके नज़दीक पहुंचने से पहले ही जसवंत जेब से रिवॉल्वर निकाल चुका था। मधु के झपटते ही उसने पैंतरा बदला और रिवॉल्वर के दस्ते का वार मधु की कनपट्टी पर किया। एक चीख के साथ मधु ढेर हो गई। अगला दृश्य। हरामजादे कुत्ते! अत्यधिक गुस्से में झुलसते हुए मोतीलाल अभी उस पर झपट पड़ना चाहते थे कि जसवंत रिवॉल्वर सीधा करके गुर्राया। खबरदार बाबूजी, यदि एक कदम भी आगे बढ़ाए तो गोली सीने के पार होगी। मोतीलाल ठिठक गए। गुस्से की ज़्यादती के कारण उनके होंठ के दोनों किनारों पर झाग से उबल रहे थे। उत्तेजना और थोड़े भयवश उनका सारा जिस्म कांप रहा था। क्रोध और दहशत के संयुक्त भाव आंखों में लिए वे सामने खड़े जसवंत को देखते रह गए। उस जसवंत को जो इस वक्त किसी खूनी भेड़िए से कम खतरनाक नहीं लग रहा था। आंखों से दरिंदगी और चेहरे से पशुता नाच रही थी। दांत और मुट्ठियां बीचे मोतीलाल गुर्रा उठे। नीच पापी सुअर के बच्चे! जुबान संभालो बाबूजी, अगर गालियां देने की कोशिश की तो खोपड़ी के पर खच्चे उड़ा दूंगा। उड़ा दे कुत्ते, उड़ा दे! चला गोली। काश हमने तुम्हें पहले ही पहचान लिया होता। जसवंत के सिद्धांतों को दुआएं दो मोतीलाल। जसवंत का सिद्धांत बिना किसी बड़ी वजह के खून करना नहीं है। यदि मेरा यह सिद्धांत ना होता तब तो मैं तुम्हें गोली मार चुका होता। लेकिन जब तक मेरा काम बिना किसी को मारे हो सकता तब तक हत्या नहीं करता। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तुम्हारा सारा परिवार इतना नीच है। दहेज के लिए तुमने कविता जैसी मासूम और प्यारी बहू को जलाकर राख कर दिया, और अब उसी मंजीत की शादी मेरी अमिता से करने चले थे। कह रहे थे कि मधु बीमार है, इसे दौरे पड़ते हैं। दौरे के दौरान न जाने की किस भाषा में क्या क्या बकती है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं जानता हूँ मोतीलाल कि तुम बहुत कुछ जान चुके हो, और यही तुम्हारा दुर्भाग्य कि तुम्हारी यही जानकारी कम से कम मेरे ज़िंदा रहने तक तो तुम्हें यहाँ से निकलने नहीं देगी। क्या करोगे हमारा? देखते रहो। यहाँ से फर्नीचर और कालीन हटाओ माँ। तहखाने का दरवाज़ा खोलो। और तुम, जैसा मोतीलाल को घूरता हुआ घूर रहा है, तुम ज़रा हाथ ऊपर उठाकर उस कोने में चलो। ना चाहते हुए मोतीलाल उसके हर आदेश का पालन करने के लिए बाध्य था। अगला दृश्य। ये तुमने क्या किया जसवंत? आखिर ये सब तुम क्या कर रहे हो? साहस करके सुलक्षणा देवी कह उठी। मोतीलाल को इस तरह तहखाने में बंद करने से क्या होगा? बकवास बंद करो माँ। तहखाने का दरवाज़ा बंद करने के बाद उनकी तरफ घूमता हुआ जसवंत
आग बबूला सा होकर गुर्राया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या। मैं तुम्हें कमरे में मधु के पास क्यों छोड़ कर आया था? क्या इसलिए कि वह भाग कर यहाँ हॉल में आ जाए और तुम उसका मुंह ताकती रही? ना वह यहाँ आती, ना ही मुझसे ये सब बखेड़ा खड़ा करना पड़ता। उस वक्त मैं मोतीलाल से ये कहने वाला था कि मेरे अलावा सब बाहर गए हैं। मैं क्या करती? मोतीलाल ने सबको आवाज़ ही इतनी ज़ोर से लगा दी थी कि वह कमरे तक चली गई। बिस्तर पर लेटी मधु अपने पिता की आवाज़ सुनते ही चौंक पड़ी और अभी मैं कुछ समझ भी नहीं पाई। शायद आए हैं, कह वह वहाँ से भाग पड़ी। कई क्षणों तक लगातार जसवंत उन्हें आगने नेत्रों से घूरता रहा। सुलक्षणा देवी का हलक सूखता सा चला गया। इस वक्त अपने ही बेटे से वो बुरी तरह आतंकित थी। जसवंत को उन पर गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था कि फट पड़े, परंतु फिर ये सोचकर रुक गया कि उस अवस्था में सुलक्षणा देवी भी उसके लिए एक मुसीबत बन सकती है। इसलिए बोला, खैर, अब जो हो गया उसे छोड़ो, आगे का काम करो। जसवंत, क्या बात है? अगर इजाज़त हो बेटे तो एक बात कहूँ। मुझे तेरे थर्ड क्लास दिमाग की कोई राय नहीं चाहिए। अगर सचमुच यहाँ से जान बचाकर निकलना चाहती है तो मेरे किसी काम में हस्तक्षेप मत कर। चुपचाप मेरे आदेशों का पालन किए जा। अगला दृश्य। उस वक्त कमरे में कुर्सी पर अधलेटी सी अवस्था में पड़ा जसवंत कुछ सोच रहा था और सुलक्षणा देवी दूर खड़ी सहमी सी उसे देख रही थी। जब एक बार पुनः कॉल बेल बज उठी, सुलक्षणा तो उछली पड़ी थी, जबकि जसवंत ने सिर्फ चौंकते हुए आंखें खोल दी। थोड़ी आतंकित सी सुलक्षणा देवी प्रश्नवाचक नज़रों से उसे देख रही थी। उठता हुआ जसवंत बड़बड़ाया, अब कौन आ मरा? सुलक्षणा देवी चुपी रही। मेरे साथ आओ। जसवंत का लहजा आदेशात्मक था। उसके हुक्म की गुलाम से सुलक्षणा देवी उसके कमरे से बाहर निकल गई। मधु उसी कमरे में बिस्तर पर बेहोश अवस्था में पड़ी रह गई थी। जिस वक्त जसवंत ने यह कमरा बंद किया उस वक्त कॉल बेल दूसरी बार चीखी। उस समय कॉल बेल तीसरी बार बज रही थी, जिस समय उसने एक बार फिर किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े केशव पंडित को देखते ही उसे शौक सा लगा। हेलो मिस्टर जसवंत। चिर परिचित मुस्कान के साथ पंडित जी ने हाथ आगे बढ़ा दिया। आप? स्वयं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए जसवंत ने हाथ मिलाया। जी हाँ, कहिए। जसवंत का सर रुका था। कैसे आना हुआ? पंडित जी ने बड़े ध्यान से देखा उसे। बोले, क्या बात है मिस्टर जसवंत? लगता है आप मेरे आने से कुछ खिन्न हुए। जी हाँ, दरअसल मुझे उस व्यक्ति के आगमन से कोई खुशी भी नहीं होनी चाहिए जिसने कि नकली कहानी गढ़कर हमारी बेइज्जती करने के लिए लॉन खुदवाया हो। ओह, तो आप उस वजह से नाराज़ हैं? पंडित जी बिना विचलित हुए बोले। मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहता हूँ मिस्टर जसवंत। दरअसल हम भी आदमी हैं, सामने वाले को परखने में कभी कभी हम भी गलती कर बैठते हैं। अब कैसे आना हुआ? सर रूखा ही था। दरअसल अपने केस के सिलसिले में हम हरनाम दास से मिलने आए थे। सॉरी, वे बाहर गए हुए हैं। इस वक्त घर में सिर्फ मैं और माँ हैं। कोई बात नहीं, मेरे सवालों का जवाब आप भी दे सकते हैं। जसवंत का बस चलता तो पंडित जी को दरवाजे से ही लौटा देता, परंतु ऐसा वह कर नहीं सका। शायद ये सोचकर कि ये हरकत उसकी बौखलाहट का परिचायक होगी और पंडित जी जैसा काइया जासूस हाथ धोकर इस बौखलाहट की वजह तलाश करने का निश्चय कर लेगा। मजबूर जसवंत को उन्हें अंदर आने के लिए कहना ही पड़ा। अंदर कदम रखते ही पंडित जी ने पहला विस्फोटक सवाल किया। क्या बात है मिस्टर जसवंत? दोपहर का 1 बज रहा है और आप अभी तक नाइट गाउन ही पहने? जसवंत झुंझला सा उठा। अपने ही दिमाग पर गुस्सा आया उसे। इतनी छोटी सी भूल क्यों कर बैठा हुआ? क्यों नहीं उसने अब तक अपने कपड़े बदल लिए? दिमागी परेशानी ने तन की सुध लेने का होश ही कब दिया? और एक ये है, कमबख्त कमबख्त केशव पंडित इतना ज़्यादा काइयाँ है कि किसी के तन पर समय के मुताबिक कपड़े न देखकर भी चौंक पड़ता है और जाने उससे क्या क्या अर्थ निकालने लगता है। फिर भी खुद को पूरी तरह नियंत्रित रखे जसवंत ने जवाब दिया, आज कचहरी की छुट्टी है ना, इसलिए घर पर ही काम में व्यस्त था। ओह, कहते हुए पंडित जी एक सोफे पर बैठ गए। उनके सामने बैठते हुए जसवंत ने कहा, फरमाइए, क्या आप बता सकते हैं कि आपके किचन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? सवाल ही ऐसा था कि जसवंत के मुंह से बरबस ही निकल पड़ा। क्या मतलब? मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है। आपके किचन में क्या प्रयोग होता है? मगर मैं इस सवाल का अर्थ नहीं समझ पाया। फिलहाल सवाल के अर्थ को समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जवाब दीजिए। आपके किचन में गैस प्रयोग होती है? पत्थर के कोयलों की अंगीठी, लकड़ी के बुरादी की अंगीठी, या चूल्हा भी हो सकता है जिसमें लकड़ियाँ भी जलती हैं? इंडियन गैस प्रयोग होती है। आप विश्वासपूर्वक कह सकते हैं। पंडित जी ने उसकी आंखों में झाँका। कुछ ना समझता हुआ जसवंत बोला, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ध्यान से सोचकर बताइए। आजकल गैस की वितरण व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ चल रही है। ऐसा हो सकता है कि गैस खत्म होने और एजेंसी से दूसरा सिलेंडर आने के बीच ईंधन के रूप में कुछ और प्रयोग हो जाता हो। जी नहीं, दरअसल हमारे पास गैस के 2 कनेक्शन हैं, एक डैडी के और एक मेरे नाम से, इसलिए दिक्कत नहीं आती।
किसी न किसी कनेक्शन से संबंधित सिलेंडर रहता ही है। थैंक यू कहकर पंडित जी एक झटके से उठ खड़े हुए। उनकी ये क्रिया जसवंत की सभी आशाओं के विपरीत थी, इसलिए चौंकता हुआ वह भी उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या मतलब? बस हमें यही पूछना था, फिलहाल हम चलते हैं। कहने के साथ ही उन्होंने अप्रत्याशित ढंग से हाथ बढ़ा दिया। हाथ मिलाते हुए जसवंत का दिमाग बुरी तरह चकरा रहा था। जब रहा ना गया तो आखिर उसने पूछ ही लिया, मगर मैं आपके इस बेसिर पैर के सवाल का मतलब नहीं समझा। पंडित जी बड़ी ही जानदार मुस्कुराहट के साथ बोले, दरअसल आजकल हम सर्वे कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत परिवारों में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग हो रहा है। आप तो कविता को जीवित साबित करने के अभियान पर निकले थे ना? जी हाँ। तो फिर ये ईंधन का सर्वे? आप शायद भूल गए। अदालती फाइल के अनुसार नहर में कूदने से पहले कविता ने पुल पर कच्चे कोयले से कुछ लिखा था। दरअसल हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कोयला उस पर आया कहाँ से। ओह। जसवंत को उसका यहाँ जासूस की सूझबूझ ने चकित कर दिया था। बोला, तो क्या आपको ये शक था कि वहाँ वाक्य लिखने के लिए वह कोयला यहाँ से लेकर गई होगी? क्यों नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। हर संभावना पर गौर करना हमारा फ़र्ज़ है। सॉरी, मुझे दुख है आपको निराश होना पड़ा। हमारे यहाँ सिर्फ गैस ही इस्तेमाल होती है। कोई बात नहीं। दरअसल हम जासूस लोग निराश ज़रा कम ही हुआ करते हैं। वैसे भाई दबे, आपके घर में इस वक्त कोई मेहमान आया हुआ है क्या? मेहमान? नहीं तो क्यों? एक क्रीम कलर मर्सिडीज़ पोर्च में खड़ी है। शायद वह आपकी ही है। हम समझे कि आपसे कोई मिलने आया है। मर्सिडीज़ का जिक्र आते ही जसवंत का सारा चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उफ। पोर्च से समय रहते मोतीलाल की मर्सिडीज़ न हटाकर उसने दूसरी भूल की थी, जिसे हड़बड़ाहट में छुपाने की कोशिश करते हुए जल्दी से बोला, जी जी हाँ, वो गाड़ी मेरी ही है, मैंने नहीं खरीदी है। तो रात के समय उसे पोर्च में नहीं, गैरेज में खड़ी की गई थी। ओस काफ़ी पड़ती है। कहने के साथ ही पंडित जी तेज़ कदमों के साथ हॉल का दरवाज़ा पार कर गए। अगला दृश्य। कहो खरबंदा। औपचारिक बातों की समाप्ति पर केशव पंडित ने पूछा, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गए? मैं आपसे एक केस के सिलसिले में मदद लेने आया हूँ सर। कहो, किस केस में? बंसी मर्डर केस। ओह अच्छा, हरनाम दास के नौकर की हत्या के सिलसिले में। जी हाँ। मगर तुमने तो कहा था कि हरनाम दास और उसके परिवार के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। थोड़ा झेपा सा खरबंदा बोला, आप तो पुलिस की नौकरी को जानते ही हैं पंडित जी। दरअसल जब भी हम महसूस करें कि अधिकारी हमारी कार्रवाई से नाराज़ है तो हमें वो बदलनी पड़ती है, भले ही हम ठीक हों। ऐसा ही कुछ उस वक्त भी हो गया था। लेकिन अब खुद एसएसपी साहब ने ही बंसी मर्डर केस सौंपते हुए मुझे काम करने की पूरी आज़ादी दी है। केस क्योंकि उस परिवार से संबंधित है जिस पर हम कल तक विचार करते रहें, अतः इस विषय पर मैंने आपसे ही मदद लेना ठीक समझा। दरअसल मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ तथा आपके दिमाग और अनुभव से कुछ सीखना चाहता हूँ। खैर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? खरबंदा ने संभल कर बैठते हुए पूछा, क्या आप बंसी की हत्या का संबंध हरनाम दास की कोठी में छाए उस अजीब से वातावरण से भी समझते हैं जो हमें कचोटता रहा है? हाँ। पंडित जी ने बड़ा ही सपाट जवाब दिया। खरबंदा ने उत्सुक होकर पूछा, कैसे? मेरा मतलब है कि आपके पास कोई ऐसा तर्क या सबूत है जिसकी मौजूदगी में बंसी की हत्या का संबंध उस वातावरण से जुड़ सकता हो? कोठी में तनाव अब भी है, बल्कि पहले से कुछ बढ़ गया है। क्या मतलब? हम आज दोपहर अपने केस के सिलसिले में वहाँ गए थे। वहाँ सिर्फ जसवंत और उसकी माँ थी। जसवंत के मुताबिक घर के सभी सदस्य बाहर गए हुए हैं। सुलक्षणा देवी थोड़ी सहमी और आतंकित सी नजर आ रही थी। हमारी और जसवंत की बातों के बीच में वे एक शब्द भी नहीं बोली। या तो वे जसवंत के सामने बोलने से डर रही थी, या उन्हें कुछ बोलने की इजाज़त ही नहीं थी। मैं कुछ समझा नहीं। सुनते रहो। थोड़ा उखड़ा हुआ हमने जसवंत को भी महसूस किया। दरअसल वह खुद को नियंत्रित रखने की चेष्टा करता हुआ हमारा सामना कर रहा था, और अंत में उसने एक झूठ बोला। झूठ? हाँ। कोठी के पोर्च में एक मर्सिडीज़ खड़ी थी, जिसकी वजह से हमने उससे पूछा कि उनके यहाँ कोई मेहमान आया हुआ है। ये सवाल सुनकर उसका चेहरा पीला पड़ गया था। हड़बड़ाहट में उसने किसी मेहमान के आने से इनकार किया। हमने मर्सिडीज़ के बारे में पूछा। इस बार उसका चेहरा पीला पड़ गया और बचाव को कोई रास्ता न देखकर मर्सिडीज अपनी बता गया। ओह। उसका कहना था कि मर्सिडीज़ उसने नई खरीदी है, जबकि मर्सिडीज़ का नंबर 2 साल पहले मॉडल का है। गाड़ी पोर्च में खड़ी थी। उसने अंडरस्टूड रूप से ये बात स्वीकार की थी कि गाड़ी सारी रात पोर्च में खड़ी रही, जबकि गाड़ी पर उसका एक कण भी नहीं था। लोहे वाले द्वार से पोर्च तक लॉन के बीच वाली सड़क पर गाड़ी के टायरों के निशान थे, जो किसी भी तरह रात के नहीं थे। सुबह से जसवंत कहीं गया नहीं, इसलिए कहीं से आने का प्रश्न ही नहीं उठता। कहीं वह मर्सिडीज़ क्रीम कलर की तो नहीं थी? अरे हाँ हाँ बिल्कुल। क्या तुम जानते हो वो इनके किस परिचित की गाड़ी है? जवाब देने के स्थान पर खरबंदा ने सवाल किया, क्या आप मुझे उसका नंबर बता सकते हैं? हाँ। नंबर हमने अपनी डायरी में नोट कर लिया है।
कहने के साथ ही उन्होंने डायरी निकाल कर वह पृष्ठ खोला जिस पर नंबर लिखा था। बोले, इस गाड़ी के मालिक का पता लगाने के लिए हमने नंबर नोट कर लिया था। गुड। नंबर को देखते खरबंदा क्या उठा। ये गाड़ी वही है, मोतीलाल की। कौन मोतीलाल? जसवंत की पत्नी के पिता, यानी जसवंत के ससुर। वे सहारनपुर में रहते हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि ये गाड़ी उन्हीं की है? कमाल कर रहे हैं। दरअसल कविता मर्डर केस के मुकदमे के दौरान लगभग हर तारीख पर सहारनपुर से मोतीलाल आया करते थे। कभी वे अकेले तो कभी फैमिली के साथ। जब वे फैमिली के साथ आते थे तो ये गाड़ी लाया करते थे। कचहरी में मैंने कई बार उन्हें देखा है। वेरी गुड। इसका मतलब यह है कि मोतीलाल आज सुबह वहाँ आए हैं। इससे आप क्या अर्थ निकालते हैं? सवाल ये उठता है कि जसवंत और उसकी माँ ने मोतीलाल के आगमन को छुपाया क्यों? झूठ बोलने के पीछे वजह क्या है? मोतीलाल हॉल में नहीं था, फिर कहाँ था? मुमकिन है कोठी के भीतरी हिस्से में कहीं हो। उसे हमारे सामने क्यों नहीं पड़ने दिया गया? हर झूठ के पीछे कोई वजह होती है। ये झूठ एक बार फिर साबित करता है कि कोठी में कोई ना कोई चक्कर चल रहा है। अगर आप राय दें तो मैं इसी समय कोठी पर रेड डाल सकता हूँ। नहीं, पंडित जी ने इनकार कर दिया। जल्दबाजी की वजह से हम एक बार पहले मात खा चुके हैं। दूसरी बार ऐसी भूल नहीं करेंगे। हमारा कदम जल्दबाजी में नहीं बल्कि पूरी तरह सोचा समझा और ठोस होना चाहिए। जल्दबाजी में उठाया गया कदम इस बार हमारी स्थिति बहुत दयनीय बना देगा। तो फिर क्या करें? आज रात हम गुप्त रूप से कोठी में दाखिल होंगे, पंडित जी ने कहा, ये देखने के लिए कि आखिर वहाँ हो क्या रहा है। गुप्त रूप से ही हम कोठी की तलाशी भी लेंगे। संभव है कोई ऐसी चीज़ हाथ लग जाए जो हमारे संदेह को कोई दिशा दे सके। मैं भी आपके साथ ही रहूँगा, खरबंदा ने कहा। मोतीलाल के आगमन पर बेहोश होने के बाद मधु को शाम 4 बजे के करीब होश आया था। होश में आते ही उसने अपने पिता के बारे में पूछा। इसके अलावा उसे कुछ याद नहीं था कि अपने पिता से बातें करते करते वो बेहोश हो गई थी। जसवंत ने कह दिया कि उसके पिता सहारनपुर लौट गए। सहारनपुर में किस्म के केस का स्पेशलिस्ट कोई डॉक्टर है जिसे वे 2-4 दिन में साथ में लेकर यहाँ आएंगे। 6 बजे तक मधु ठीक ठाक रही। 6:05 पर उसे फिर दौरा उठा, पुनः बेहोश हो गई। सुलक्षणा देवी बार बार उससे अपना वादा पूरा करने की रिक्वेस्ट कर रही थी। जसवंत टालता रहा, कभी डांट कर, धरा धमकाकर, तो कभी प्यार से। रात के 9 बज गए। मधु को पुनः होश आ गया। 1 घंटे तक वह जसवंत के कंधे पर सिर रखे अपनी बीमारी से परेशान रोती रही। 10 बजे जसवंत ने उसे दूध के साथ नींद की गोलियां देकर सुला दिया। गैरेज में उसकी गाड़ी खड़ी थी, अतः मर्सिडीज उसने लॉन के पिछले हिस्से में ठीक उस स्थान पर खड़ी कर दी जहाँ कविता की कब्र थी। 10 बजे सुलक्षणा देवी ने उसे उसका वादा फिर याद दिलाया। इस बार वह सुलक्षणा पर बुरी तरह झुंझला उठा और कह दिया कि इस वक्त वह अपनी समस्याओं में उलझा हुआ है, इसलिए उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता। बेचारी सुलक्षणा देवी सहम कर रह गई। अगले दिन निकाल देने का वादा करके उसने सुलक्षणा से सो जाने के लिए कहा। साहस करके सुलक्षणा बोली कि इस भूता कोठी में उसे डर लग रहा है, रात नहीं कट सकेगी। तो उसने लताड़ कर मारा, कहा कि वो उसे एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। सुलक्षणा देवी ने काफ़ी कोशिश की, किंतु जसवंत के आगे उसकी एक न चली। अंत में जसवंत की इच्छा अनुसार उसे मधु वाले कमरे में ही फोल्डिंग पलंग डालकर लेटना पड़ा। जसवंत उसी कमरे में सोफे पर पड़ा था। कमरे में सभी खिड़की और दरवाजे अंदर से बंद थे। फिर भी 11:30 बजे के करीब बादलों के बीच गड़गड़ाने वाली बिजली की ज़ोरदार आवाज़ ने सुलक्षणा देवी को कपकपा कर रख दिया। बाहर आसमान को शायद घने बादलों ने ढक लिया था। तभी तो अपने ज़बरदस्त प्रकाश के कारण बिजली बार बार चमकने लगी थी। बिजली की हर गड़गड़ाहट के साथ सुलक्षणा देवी कांपने लगी। जिस तरह उन्होंने करवट ले रखी थी उस तरफ लॉन में खुलने वाली एक खिड़की थी। बिजली की हर चमक के साथ उन्हें सुनसान सा पड़ा लॉन भी नजर आने लगा। कमरे में नाइट बल्ब का प्रकाश बिखरा पड़ा था। भयानक गर्जना के साथ बिजली रह रहकर चमकने लगी। हवा की गति भी तेज़ होती जा रही थी। हवा की गति का इल्म सुलक्षणा देवी को बिजली की चमक से चमकने वाले लॉन में मौजूद पौधों को देखकर हुआ था। बिजली जब भी चमकती वो तेज़ी से हिलते नजर आते। घबराकर कनखियों से सुलक्षणा देवी ने सोफे पर पड़े जसवंत की तरफ देखा। वो आराम से आंखें बंद किए लेटा था। सुलक्षणा देवी समझ न सकी कि वह सो रहा है या यूं ही लेटा है। बहरहाल वातावरण की भयानकता का उस पर कोई असर नहीं था। ज्यों ज्यों रात गहराती गई त्यों त्यों वातावरण पहले से कहीं ज़्यादा भयानक होता गया। हवा इतनी तेज़ी से बहने लगी थी कि कमरे में भी साएं साएं की आवाज़ गूंजने लगी। अचानक ही मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगीं। बूंदों का एहसास उसे पटर पटर की आवाज़ से हुआ था। लॉन में शायद कोई टीन पड़ा था जिस पर गिरने वाली बूंदें अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थीं। बिजली गड़गड़ाई, बारिश तेज़ हो गई। लॉन में मौजूद पौधों में खलबली मच गई। जाहिर था कि बाहर अंदर चलने लगा। सुलक्षणा देवी ना चाहते हुए भी पलंग पर पड़ी थर थर काँपने लगी। जब उनसे ना रहा गया तो उठ बैठी। अपने ही पलंग के चरमराने ने उन्हें डरा दिया। साहस करके बोली, जसवंत।
जसवंत पूर्वतः निश्चल पड़ा रहा। जसवंत बेटे, उन्होंने कुछ और ज़ोर से पुकारा। क्या बात है? आंखें बंद किए उसी पोज में पड़े जसवंत ने अक्खड़ स्वर में पूछा। वे कांपती हुई बोली, हमें डर लग रहा है। बकवास मत कर, चुपचाप सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ। विवश सुलक्षणा देवी लेट गई। उनकी आंखों में तब का दृश्य उभर आया जब जसवंत सिर्फ 8 साल का था। ऐसी ही एक भयानक रात में बिजली की आवाज़ से डरकर उसने कहा था कि माँ मुझे डर लग रहा है। सुलक्षणा देवी ने उसे अपनी छाती में समेट कर सुला लिया था। सुलक्षणा देवी की आंखें भर आईं। फिर भी उन्हें इतनी तसल्ली थी कि जसवंत जाग रहा है। वो वाकई जाग रहा था, सोता भी कैसे। आज की रात उसे उस ताकत से जो टकराना था जो एक एक करके कविता के हत्यारों का खून कर रही है। वह निश्चय नहीं कर पाया था कि वह ताकत रूहानी है या इंसानी। फिर भी उससे टकराने का जसवंत ने दृढ़ निश्चय कर लिया था। जाने क्यों उसे विश्वास था कि पिछली 2 रातों की तरह वह ताकत आज की रात भी सुलक्षणा या उनमें से किसी एक का कत्ल करने की ज़रूर सोचेगी। उसका हाथ कोट की भीतरी जेब में पड़े रिवॉल्वर पर था। भड़ाक! अचानक एक बहुत ज़ोरदार आवाज़ आई। जसवंत हाथ में रिवॉल्वर लिए बिजली के पुतले की तरह उठ खड़ा हुआ। एक चीख के साथ सुलक्षणा हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। भड़ाक की आवाज़ के साथ ही कमरे में तीव्र अंधड़ का ऐसा झोंका आया जिसने कमरे में हल्की चीज़ों के अलावा उनके जिस्मों तक को हिला डाला। बहुत कागज़ कमरे में उड़े फिर रहे थे। लॉन की तरफ खुलने वाली खिड़की के पट बार बार खुलने और बंद होने लगे थे। कमरे में मौजूद सभी पर्दे हिल उठे। बिजली चमकी। सहमे से वे दोनों खिड़की की तरफ देख रहे थे। फर्श पर खड़ी सुलक्षणा देवी अभी थरथराई रही थी कि जसवंत ने आगे बढ़कर खिड़की के दोनों किवाड़ पकड़े, जोर से बंद किए और चटकनी चढ़ा दी। वह घूमा और खड़ी खड़ी कांप रही सुलक्षणा देवी से बोला, कुछ भी नहीं है। चटकनी पीछे से बंद नहीं होगी, इसलिए तेज़ हवा के कारण खुल गई थी। सो जाओ। जसवंत ने रिवॉल्वर जेब में रखने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि कमरे में रखी अलार्म घड़ी चीख पड़ी। बौखलाकर जसवंत ने घड़ी पर ही रिवॉल्वर तान दिया। उसकी प्रेत लीला शुरू हो गई है। थरथराती सुलक्षणा देवी बड़बड़ाई। इस बार जसवंत सिर्फ उन्हें घूर कर रह गया। अलार्म बंद हुआ ही था कि गैलरी की तरफ से पाजेबों की आवाज़ उभरी। छम छम छम, जैसे कोई पैरों में पाजेब डाले निश्चित गति से चल रहा हो। सुलक्षणा देवी के जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया। हाथ में दबे रिवॉल्वर पर जसवंत की पकड़ खुद ही सख्त हो गई। पूरी तरह चौकस वह कमरे के बंद दरवाजे की तरफ घूर रहा था। छम छम की आवाज़ दरवाजे के पास ही रुक गई। फिर गैलरी में खड़े होकर किसी ने बंद दरवाजे पर दस्तक दी। उसी क्षण तीव्र गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकी। दस्तक की आवाज़ बिजली की गड़गड़ाहट से दबकर रह गई थी। बिजली चमककर गुल हो गई। लॉन में पड़ा टीन का टुकड़ा अभी भी बज रहा था। दरवाजे पर पुनः किसी ने दस्तक दी। आवाज़ बिल्कुल साफ थी। सुलक्षणा देवी पसीने पसीने हो गई। कौन है? जसवंत का स्वर कांपा नहीं था। एक पल की चुप्पी, फिर अगले ही पल, मैं वही हूँ जसवंत, जिससे टकराने के लिए तू आज रात इंतज़ार कर रहा है। अगर हिम्मत है तो दरवाज़ा खोल। रिवॉल्वर सख्ती से पकड़े, चेहरे पर दृढ़ता और कठोरता लिए जसवंत दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसे बढ़ता देखकर सुलक्षणा चीख पड़ी, मुझे साथ ले ले बेटे। चुप हरामजादी। तेरी आवाज़ ने उसे तेरी आवाज़ से उसे पता लग गया है कि मैं उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। बुरी तरह झंझलाकर जसवंत गुर्रा उठा। फिर भी सुलक्षणा उसके समीप सरक आई। अपने स्थान पर ठिठका जसवंत बंद दरवाजे को घूर रहा था। दस्तक पुनः उभरी। कविता की आवाज़, तुम में से किसी एक को मारे बिना मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ जसवंत। जसवंत ने गौरिल्ले की तरह दरवाज़ा खोल दिया। रिवॉल्वर ताने में गैलरी में पहुंचा। तभी उसने गैलरी के दाएं मोड़ पर एक छाया को मुड़ते देखा। रिवॉल्वर संभाले जसवंत तेजी से उस तरफ दौड़ा। उसके पीछे दौड़ती सुलक्षणा चीख रही थी, जसवंत मुझे अकेली मत छोड़ बेटा, मुझे अकेला मत छोड़ बेटे। अगला दृश्य, कोठी की तीसरी मंजिल यानी छत पर इंस्पेक्टर खरबंदा और केशव पंडित पानी की टंकी के सहारे चिपके बैठे थे। ऐसा उन्होंने खुद को ज़बरदस्त अंधड़ और मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए किया था। रात के 10 बजे ही वे पिछली बाउंड्री वॉल फलांग कर लॉन में और लॉन से एक गंदे पाइप के सहारे यहाँ पहुँचे थे। छत पर बैठकर ही वे रात के गहराने का इंतज़ार करने लगे। रात गहरी होते होते मौसम भी ख़राब होता चला गया। अंधड़ चलने लगे। बिजली की ज़ोरदार गड़गड़ाहट के साथ बारिश पड़ने लगी। वर्षा से तो नहीं, लेकिन पानी की टंकी की बैक में वे किसी हद तक अंधड़ की चपेट से तो बचे हुए थे ही। ज़मीन से टकराकर वर्षा की बूंदें इतनी ज़ोरदार आवाज़ पैदा कर रही थी कि कान में पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। लॉन के पिछले हिस्से में खड़ी मर्सिडीज़ उन्होंने देख ली थी। मौसम बहुत ख़राब हो गया पंडित जी, उनके कान के समीप मुँह ले जाकर खरबंदा बोला। हाँ, यदि पहले मालूम होता तो बरसाती आदि ले आते। खैर अब भीग तो गई हैं। क्या राय आपकी? अब कोठी के अंदर दाखिल हुआ जाए या नहीं? अभी कुछ देर और ठहरो।
हमें रात के ज़्यादा से ज़्यादा गहरी होने से फ़ायदा है। खरबंदा चुप रह गया। बुरी तरह भीग जाने के कारण उसे सर्दी लगने लगी थी, दांत बज रहे थे, मगर पंडित जी अभी भी यहीं बैठकर रात के ज़्यादा गहराने का इंतज़ार कर रहे थे। अंधड़ के कारण एंटीना बुरी तरह हिल रहा था। अरे वो क्या है पंडित जी, उधर देखिए। खरबंदा चौंक कर फुसफुसाया। जवाब में पंडित जी ने धीरे से उसका हाथ दबा दिया, जो इस बात का संकेत था कि वो जो देख रहा है उसे पंडित जी भी देख रहे हैं और चुपचाप सिर्फ देखने के लिए कह रहे हैं। खरबंदा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। दृष्टि उसी साय पर स्थिर थी जो अभी अभी एक गंदे पानी के पाइप के जरिए छत पर पहुंचा था। साया दबे पाँव परंतु तेजी के साथ छत को पार करने लगा। दोनों की दृष्टि उसी पर थी। तभी जबरदस्त गर्जना के साथ बिजली चमकी और साया चमकदार सफ़ेद प्रकाश में पल भर के लिए नहा गया। इसी एक पल में उन्होंने देख लिया कि साय के जिस्म पर स्याह लबादा और चेहरे पर नकाब था। उनके कान के समीप मुंह ले जाकर खरबंदा उत्साहित स्वर में फुसफुसाया, यही वो 9 नंबर के जूते वाला नकाब पोश है जिसने बंसी का कत्ल किया है। खामोशी से देखते रहो। साया छत के किनारे पर पहुंचा, फिर कोई छजली पकड़कर दूसरी तरफ लटक गया। अगले ही पल उस तरफ से धम्म की एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, आओ। पंडित जी दबे पांव टंकी की छाया से निकलकर उस तरफ बढ़े। बोले, फिलहाल तब तक हमें उसकी गतिविधियों पर नज़र रखनी है जब तक कि वह किसी पर कातिलाना हमले ही ना करने लगे। उसके द्वारा ऐसी कोशिश होने पर हमें उसे नाकाम करना है। खरबंदा चुप ही रहा। पंडित जी के दिमाग पर उसे भरोसा था। वे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां से साया दूसरी तरफ लटका था। उन्होंने धीरे से नीचे जाकर दूसरी मंजिल की एक गैलरी में खड़ा वह शीशे वाले किवाड़ से शीशा काट रहा था। पंडित जी समझ गए कि वह इस रास्ते से कोठी के अंदर दाखिल होने जा रहा है। अगला दृश्य। सुलक्षणा की चीखने की परवाह किए बिना हाथ में रिवॉल्वर लिए जसवंत बेतहाशा भागता चला गया। हॉल में पहुंचते ही उसने बड़ी तेजी से चारों तरफ दृष्टि घुमाई। हर तरफ सूनी सूनी सी, हर कोना शांत सा नजर आया। पीछे से आती हुई सुलक्षणा देवी उसके नज़दीक पहुंचकर हाँफने लगी। उनकी अवस्था को व्यक्त करने वाला इस वक्त हल्का पड़ रहा। अचानक सारे हॉल में कविता की खिलखिलाहट गूंज गई। बौखलाया से जसवंत चारों तरफ देखने लगा। खिलखिलाहट के बाद आवाज़ गूंजी, इधर उधर क्या देख रहा है कुत्ते? सुन, ध्यान से सुन, और फिर पता लगा कि मैं किधर हूँ। आवाज़ के तुरंत बाद छम 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 पाजेब की आवाज़ उसे सामने वाली गैलरी से आती महसूस थी। चेहरे पर सख्ती लिए जसवंत उसी तरफ भागता चला गया। चीखती हुई सुलक्षणा देवी उसके पीछे भागी। इसके बाद पाजेब की आवाज़ ने जसवंत को कोठी के चप्पे चप्पे में घुमा दिया, हर गैलरी में। अंत में वह भाग दौड़ करता पुनः हॉल में आ गया। हाथ में रिवॉल्वर लिए जसवंत हाँफ रहा था। हॉल में पुनः कविता की खिलखिलाहट गूंजी, साथ ही आवाज़, बस, हाँफ गया कुत्ते। अपनी इस शानदार कोठी का एक चक्कर लगाते लगाते ही हाँफ गया, लेकिन मेरी झलक भी नहीं देख सका। तुम जो भी हो, अगर हिम्मत है तो सामने आओ। चिंता मत कर जसवंत, मैं तुझे सामने आकर ही मारूंगी। मैं मंजीत, बंसी, रेखा और डैडी की तरह डरपोक नहीं हूँ जो तुझे देख कर ही डर गए। तो इधर देख हरामजादे कुत्ते, इधर। ठीक सामने वाली गैलरी की तरफ से आवाज़ आई। जसवंत के साथ ही सुलक्षणा की दृष्टि भी उधर ही घूम गई। यही वह क्षण था जबकि जसवंत के कंठ से ज़बरदस्त चीख निकल गई। जसवंत का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। हॉल के पार ठीक सामने वाली गैलरी के किनारे पर खड़ी कविता की लाश उसे घूर रही थी। धीरे धीरे सारे हॉल में दिमाग तक को सड़ा देने वाली बदबू फैल गई। उस जली हुई बेबस लाश को देखकर ना चाहते हुए भी जसवंत के जिस्म में सिरहन सी दौड़ गई। ले चला रिवॉल्वर, तेरे सामने हूँ। जसवंत को लाश का जबड़ा हिलता नजर आया। जसवंत ने रिवॉल्वर सीधा किया, ट्रिगर दबाया। क्लिक क्लिक, कोई गोली नहीं निकली, कोई धमाका नहीं गूंजा। हक्के बक्के से जसवंत ने रिवॉल्वर की तरफ देखा। ठीक यही क्षण था जब अचानक ही ऊपर से उस पर ढेर सारा पानी गिर पड़ा। मगर नहीं, वो पानी नहीं था। मिट्टी के तेल की दुर्गंध से उसके नशे भर गए और ये विचार दिमाग में आते ही वह चकरा उठा कि किसी ने इसी मंजिल की रेलिंग से उसके ऊपर ढेर सारा मिट्टी का तेल फेंक दिया है। मिट्टी के तेल में वो पूरी तरह तर हो चुका था, यहाँ तक कि तेल उसकी आंखों में भी चला गया। चिरमिराहट लगने लगी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटकर कब कहाँ गिर गया, इस बारे में खुद उसी को कुछ पता नहीं था। हॉल के फर्श पर वह लड़खड़ाता सा फिर रहा था। तभी लाश जहरीले स्वर में चिल्ला उठी, अब बच कर दिखा सुअर के बच्चे, मैं देखती हूँ तू कैसे बचेगा, ले। कहने के साथ ही उसने अपने दोनों हाथ आगे फैलाए। उसके एक हाथ में माचिस थी। मसाले पर एक तीली खड़ी थी। दूसरे हाथ की उंगली लाश ने तीली पर मारी।
फर्र से जलती हुई तीली हवा में नाचती लहराती और कलाबाजियाँ सी खाती जली हुई तीली जसवंत के जिस्म से टकराई थी कि मिट्टी के तेल ने फक से आग पकड़ ली। आ आ जसवंत चीखा, परंतु आग की विकराल लपटें उसे पूरी तरह घेर चुकी थी। उसी आग से बचने के लिए वह इधर उधर भागा, किंतु ये उसकी बेवकूफ़ी थी। आग की लपटें तो उसके साथ थीं, उसके जिस्म पर लपलपा रही थीं। हॉल में उसकी मर्मांतक चीखें गूंजती रहीं। सुलक्षणा देवी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी लाश ने अपने हाथ में दबी माचिस से एक चाबी निकालकर नहीं एक तीली निकालकर उसकी तरफ उछाली। बोली, ले कुलच्छणी, सॉरी चाबी निकाली। बोली, ले कुलच्छणी, कार की चाबी ले, तुझे मैं छोड़ती हूँ। पिछले लॉन में खड़ी मर्सिडीज़ लेकर भाग जा। भूखी सी सुलक्षणा देवी चाबी पर झपट पड़ी। लाश के मुंह से बड़े ही डरावने अट्टहास निकलने लगे। हा 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 हा। सारी कोठी में गूंजने वाले जोरदार और डरावने कहे के अलावा किसी की मर्मांतक चीखें भी वातावरण को कपा रही थी। वह बिल्कुल वैसी ही आवाज़ थी जैसे आग की भट्टी में पड़े जीवित इंसान के कंठ से निकलती हैं। इन आवाज़ों को सुनकर नकाबपोश चकरा गया था। दूसरी मंजिल की गैलरी में दबे पांव आगे बढ़ता हुआ वह पहले तो चौंक कर ठिठका, फिर फुर्ती से चाकू निकाला, क्लिक की आवाज़ के साथ खोला और फिर तेज़ी से आगे की तरफ भागा। आवाज़ें उसी तरफ से आ रही थीं। सीढ़ियों के समीप वाली रेलिंग पर पहुंचते ही वह ठिठक गया। नीचे हॉल का दृश्य देखते ही वह भौचक्का रह गया। दृश्य ऐसा था, आग की लपटों में घिरी एक मानवाकृति को उसने सारे हॉल में झटपटाते और एक सड़ी लाश को बुरी तरह ठहाके लगाते देखा। इस खौफनाक दृश्य को हक्का बक्का सा वह अभी देख ही रहा था कि कौन हो तुम। उसके बहुत समीप से आवाज़ उभरी। चाकू हाथ में लिए नकाबपोश चौंक कर घूमा। घूमते ही उसकी नज़र हरनाम दास वाला नीला सूट पहने एक विशालकाय और तंदुरुस्त आदमी पर पड़ी। उस व्यक्ति का चेहरा घनी और लंबी दाढ़ी के पीछे छुपा बड़ा डरावना सा था। उसके हाथ में एक खाली कनस्तर था जिसमें से मिट्टी के तेल की दुर्गंध का भपका उसकी नकाब के अंदर तक आया। उस पर चाकू तान कर नकाबपोश ने उल्टा सवाल किया, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे यही पूछ रहा हूँ, नीले सूट वाला गुर्राया। जवाब में नकाबपोश ने उस पर चाकू से वार किया। नीले सूट वाले ने उसके पेट में घूंसा मारा। नकाबपोश एक चीख के साथ हवा में उछल गया। तभी एक इंसान ने झपट कर नकाबपोश को कब्जा लिया। दूसरे ने नीले सूट वाले को, और वे दोनों खरबंदा तथा पंडित जी थे। अगला दृश्य। चाबी हाथ लगते ही सुलक्षणा देवी इतनी तेजी से भागी थी जैसे कि सैकड़ों भूत इसके पीछे लगे हों। इस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, ये कि कविता की आत्मा ने उन्हें माफ़ कर दिया। बस इससे आगे वो कुछ नहीं सोच सकी थी। चाबी लिए भागती चली गई। चटकनी गिराकर दरवाज़ा खोला। बारिश और अंधड़ की परवाह किए बिना मर्सिडीज़ की तरफ भागी। अगले ही पल वे ड्राइविंग सीट पर बैठी थी। मर्सिडीज़ एक झटके से आगे बढ़ी। उन्होंने ब्रेक मारने चाहे और बस यहीं उनके होश उड़ गए। गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे। रिवॉल्वर से निकली गोली की तरह गाड़ी लॉन की बाउंड्री वॉल की तरफ झपटी। नहीं! चीखती हुई सुलक्षणा देवी ने स्टीयरिंग छोड़कर दोनों हाथों से चेहरा ढक लिया। धड़ाम! ऐसा कणभेदी विस्फोट जिसने सारे साकेत को झंझोड़ कर रख दिया। मर्सिडीज दीवार से टकरा चुकी थी। स्टीयरिंग सुलक्षणा देवी की छाती में घुस गया। गर्म गाढ़ा लाल खून बहता रहा। अगला दृश्य। इधर उधर झटपटाने के बाद जसवंत फर्श पर गिर पड़ा। अब उस जली मानवाकृति में से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी जो प्रमाणित करती थी कि जसवंत मर चुका है। लाश फिर भी पागलों की तरह कह कही लगाती रही। अभी उसके कह कही रुके नहीं थे कि दूसरी मंजिल की बालकनी से किसी ने चीख कर कहा, पुलिस आ गई है बहन, जल्दी भाग जाओ। लाश ने चौंक कर ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की बालकनी में एक नकाबपोश को कब्जाए खरबंदा और नीले सूट वाले को पकड़े केशव पंडित खड़े थे। खरबंदा गुर्राया, हिलने की कोशिश मत करना, तुम मेरे निशाने पर हो और हम तुम्हें लाश समझने के भ्रम में भी नहीं पड़ेंगे। पंडित जी बोले। कुछ देर तक लाश उसी मुद्रा में खड़ी उन्हें देखती रही, फिर बोली, तुम दोनों के रिवॉल्वर बुरी तरह भीगे हुए हैं, इनसे इसलिए उनसे गोली नहीं चलेगी। चाहो तो कोशिश करके देख लो। खरबंदा ने ट्रिगर दबा दिया। गोली वाकई नहीं चली। फिर भी मैं भागूंगी नहीं, मेरा काम खत्म हो चुका है। अब सिर्फ खुद को पुलिस के हवाले ही करना बाकी। वाक्य अधूरा रह गया। अगला दृश्य। कणभेदी विस्फोट ने सारी कोठी को हिलाकर रख दिया। लो, मेरी आखिरी शिकार भी खत्म। विस्फोट के कंपन की समाप्ति पर लाश ने कहा, क्या मतलब? बाहर खड़ी उस मर्सिडीज़ में बैठकर एक क्रूर सास भागने की कोशिश कर रही थी जिसके ब्रेक पहले ही बेकार कर दिए गए थे। कार लॉन में किसी दीवार से टकरा गई होगी। उन्हें कार में ही मरना था क्योंकि अपने मंजीत के ससुराल से उन्हें दहेज में कार ही चाहिए थी। मगर तुम कौन हो? खरबंदा ने पूछा। कमाल है खरबंदा भैया, तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। अब तो मैं अपनी वास्तविक आवाज़ में बोल रही हूँ। कहने के साथ ही लाश का हाथ अपनी गर्दन पर गया। गर्दन के ऊपर वाले पूरे भाग से जली
सड़ी और बदबूदार सड़ी हुई खाल का एक खोखला सा सड़े हुए हाथ में झूल गया। तुम मधु? खरबंदा के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। हाँ इंस्पेक्टर भैया, दहेज के लोभी एक परिवार से मासूम बहू की हत्या का बदला लेने के लिए वह सारा स्वांग रचाना पड़ा। खरे भैया ने मेरी मदद की। अब्दुल खरे जैसा देवता भगवान मुसीबत और दुविधा में फंसी हर नारी की मदद के लिए भेजे। लेकिन वो दूसरा कौन है? ये मैं हूँ। नकाबपोश भावुक स्वर में चीख पड़ा। ये मैं हूँ मधु बहन, उस बदनसीब भाई बहन का भाई विजय, जिसे दहेज के लोभियों ने मार डाला। कहते हुए नकाबपोश ने चेहरे से नकाब नोचा तो सबसे ज़्यादा खरबंदा चौंका, क्योंकि वह विजयी था। बरबसी उसके मुंह से निकल भी गया। तुम? हाँ इंस्पेक्टर, तुम सिर्फ 9 नंबर के जूते से मात खा गए, जबकि 7 नंबर के पैर वाला जूते के अगले हिस्से में थोड़ी सी कतरन न भरकर कोई भी आराम से पहन सकता है। खरबंदा चकित भाव से उस लड़के को देखता रह गया। अपने ये काले कपड़े भी मैं घर में नहीं बल्कि बैठक में रखता था, जो मैंने घर से अलग डैडी तक से छुपाकर किराए पर ले रखे। उन तक को मेरे इस रूप की जानकारी नहीं है। तुम यहाँ क्यों आते थे? आता नहीं था इंस्पेक्टर, सिर्फ दूसरी बार आया हूँ। उस रात मंजीत को मारने आया था तो अलार्म ने गड़बड़ी कर दी। आज आया तो देख रहा हूँ कि जिस काम के लिए मैं यहाँ आता था उस काम को बड़ी खूबसूरती से मधु बहन ने अंजाम दे दिया है। अदालत के फैसले के बाद भी तुम ऐसा क्यों नहीं मानते थे कि कविता के हत्यारे यही लोग हैं? गोविंद से मिलने और बिछुए के संबंध में बात होने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि कविता ने नहर में डूबकर आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे डुबोकर मारा गया। तुम गलत निष्कर्ष पर पहुंचे थे विजय भैया। क्या मतलब? नहर में डूबकर न कविता मरी और न ही उसे मारा गया था। वो सिर्फ एक नाटक था जिसे जसवंत के दिमाग ने जन्मा और सबने अंजाम दिया। उस नाटक को कोई नहीं समझ सका। अदालत और कानून तक धोखा खा गए। हाँ, किसी हद तक पंडित जी उस नाटक को समझ रहे थे। तभी तो ये उन सारी घटनाओं का गहराई से अध्ययन करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि कविता मरी नहीं है। मैं समझा नहीं, खरबंदा ने कहा। ये कहानी तुम्हारे सामने उस रात आई है इंस्पेक्टर, जिस रात हरनाम दास तुम्हारे पास कविता के गुम होने की रिपोर्ट लिखाने पहुंचे। किंतु कहानी बहुत पहले ही शुरू हो चुकी थी। ये लोग दहेज के लोभ में मंजीत की शादी मेरी छोटी बहन अमिता से करना चाहते थे। इसी मकसद से कविता को रास्ते से हटाने की योजना बनी। उस योजना में इनके सामने सबसे बड़ी अड़चन मैं थी, क्योंकि एक के सामने या जानकारी में दूसरी बहू की हत्या के बारे में सोच भी कैसे सकते थे। अतः मुझे सहारनपुर भेज दिया गया। इस कोठी में एक तहखाना है, जिसमें इस वक्त भी मंजीत, रेखा और हरनाम दास की लाशें पड़ी हैं, और वहीं बंद पड़े हैं सहारनपुर से आज ही आए मेरे पिता। खैर, वे सब बात की बातें। मैं ये बता रही थी कि मेरे जाने के बाद कविता को उस तहखाने में बंद कर दिया। मजबूर करके उससे मनचाहे पत्र लिखवाए गए। बंसी के हाथ पत्र गोविंद को पहुंचाए गए। गोविंद बेचारा अपने करैक्टर के मुताबिक उन पत्रों का जवाब देता रहा। मधु क्रमवार सब कुछ बताती चली गई। पंडित जी, खरबंदा और विजय बड़े ध्यान से सुन रहे थे। मधु के चुप होने पर पंडित जी ने पूछा, यदि उन लोगों को कविता की हत्या ही करनी थी तो उसे उसी दिन नहर में डुबोकर वास्तव में ही क्यों नहीं मार डाला गया? तहखाने में जीवित कैद रखने से इन्हें क्या लाभ था? ये बहुत ज़्यादा सतर्क थे पंडित जी। इन्होंने सोचा कि मुमकिन है कि अदालत में केस चलने पर केस कुछ ऐसा पलटा खाए कि कविता की हत्या के जुर्म में वे फंस नहीं लगें। ऐसे मौके पर ये कोई भी नई कहानी गढ़कर कविता को अदालत में पेश कर देते। मजबूर कविता अदालत में सिर्फ वही कहती जो ये चाहते। इस तरह बड़ी आसानी से ये पुनः खुद को हत्या के जुर्म से बचा सकते थे। ओह! पंडित जी के मस्तक पर बल पड़ गए। वाकई हैरत अंगेज स्कीम थी। इनके दुर्भाग्य की कहानी उस ट्रेन से शुरू होती है जिससे मुझे दूसरी बार सहारनपुर भेजा गया था। ट्रेन से? जी हाँ, ट्रेन के लेट होने से, मधु ने कहा। जसवंत ट्रेन के आने से कुछ देर पहले मुझे स्टेशन छोड़ाया था। उसके जाने के बाद घोषणा की गई कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। उस वक्त एक विचार मेरे दिमाग में ये आया कि मैं घर लौट जाऊं और 2 घंटे बाद पुनः आ जाऊंगी। फिर विचार बदल गया और दूसरे यात्रियों की तरह वहीं रहकर इंतज़ार करने की सोची। स्टॉल से एक उपन्यास खरीदा। वेटिंग रूम में आकर उसे पढ़ने लगी। 2 घंटे गुजर गए। घोषणा हुई कि ट्रेन 30 मिनट में पहुंचेगी। इस तरह 30-30 मिनट की घोषणा ने काफ़ी रात कर दी। अंत में बताया गया कि मोदी नगर के पास एक मालगाड़ी के पटरी से उतर जाने के कारण ट्रेन नहीं आ पा रही है। ट्रेन उन क्रेन उन डिब्बों को वहाँ से हटाएगी, तब सहारनपुर जाने वाली ट्रेन मोदी नगर से चलेगी। तब काफ़ी रात हो चुकी थी। मैंने इस ट्रेन से जाने का विचार स्थगित कर दिया और रिक्शा में बैठकर घर की तरफ चल दी। रास्ते में सोचती रही कि इतनी देर बाद मुझे देखकर घर के सभी सदस्य चौंक पड़ेंगे, और इस विचार के कारण मेरे दिमाग में इन सबको सरप्राइज़ देने की बात आ गई। अतः मैंने गुप्त रूप से अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाने का निश्चय किया। मुख्य द्वार से ना आकर मैं लॉन में पहुंची। संयोग से रेखा के कमरे की खिड़की बंद नहीं थी
उसी के ज़रिए अंदर पहुंची। इतनी रात में रेखा को अपने कमरे में सोई ना पाकर मैं चकित रह गई। वहां पहुंचने से पहले मैं ये सोच रही थी कि सब अपने कमरों में पड़े सो रहे होंगे, किंतु यहाँ पहुंचने पर सरप्राइज़ देने के चक्कर में खुद सरप्राइज़ हो गई। इस हॉल का सारा फर्नीचर अस्त व्यस्त पड़ा था। तहखाने का रास्ता मेरे सामने था, क्योंकि मुझे पहले से किसी ने नहीं बताया था कि इसमें तहखाना है, इसलिए चकित सी मैं सीढ़ियाँ उतरने लगी और तब मेरे कानों में कविता की चीखें और दरिंदों के अट्ठास पड़े। तहखाने के भीतरी कमरे में उस मासूम को कत्ल किया जा रहा था और बाईं तरफ वाले द्वार के की होल से मैं सब कुछ देख सुनकर बुरी तरह कांप रही थी। तभी मैंने अपने पीछे पज्जापों की आवाज़ आवाज़ सुनी। चौंक कर पीछे देखा तो कैदियों के लिबास में एक भयानक शक्ल देखकर चीख पड़ी, किंतु मेरे मुंह से चीख निकलने से पहले ही कैदी ने मुझे दबोच लिया। चीख हलक में ही दबकर रह गई। मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। और फिर उसी की होल से आंख सटाकर कैदी ने भी अंदर का खौफनाक दृश्य देखा। आप समझ ही गए होंगे कि कैदी कौन था। अब्दुल खरे। खरबंदा बोला। जी हाँ, वो मैं ही बदनसीब था इंस्पेक्टर साहब। हरनाम दास वाला नीला सूट पहने खरे बोला। जेल से भागने के वक्त के बाद वक्त के पेड़ों ने मुझे इस कोठी के लॉन में पहुंचा दिया, फिर रेखा के कमरे की उसी खुली हुई खिड़की से कोठी के अंदर। हॉल में पहुंचा तो गुप्त दरवाज़ा देखकर चौंक पड़ा। इस तरह मैंने झपट कर मधु बहन को दबोच लिया और उसके बाद मैंने की होल से जो कुछ देखा वो दिल को दहला देने वाला था इंस्पेक्टर साहब। मेरे जैसे पत्थर दिल को भी दूर दूर चूर चूर कर देने वाला खेल उस कमरे में हो रहा था। आप तो जानते ही हैं कि मैं हाजुल खरे हैं अब्दुल खरे एक बहुत ही क्रूर, बेरहम और गिरा हुआ मुजरिम। अपने इन हाथों से मैंने 3 मासूम बच्चों की हत्या गला घोट कर की है। पुलिस और कानून ही नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं अब्दुल खरे भी खुद को इस दुनिया का सबसे क्रूर, सबसे ज़्यादा बेरहम समझता था। मगर उस रात दिल को हिला देने वाली उस भयानक लाश ने मेरे भ्रम को चकनाचूर कर दिया। जो कुछ यहाँ हो रहा था उसने मेरा 3 बच्चों के हत्यारे का दिलो दिमाग हिला कर रख दिया। अब्दुल खरे तो बदनाम था इंस्पेक्टर। दरअसल मुझसे कई गुना क्रूर, हज़ारों गुना बेरहम तो इस समाज में सम्मानित चेहरा लगाकर घूमने वाले ये लोग थे। एक ससुर, एक सास, एक जेठ, एक पति, एक ननद और एक वफादार नौकर। अब्दुल खरे की क्रूरता से बहुत आगे थे। वहाँ उस कमरे में जो कुछ हो रहा था उसे देखकर मैं रो पड़ा। यकीन मानो इंस्पेक्टर, अब्दुल खरे रो पड़ा। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वह मासूम बहू, वो नन्ही सी कविता उन तीनों बच्चों से कहीं ज़्यादा भोली थी जिन्हें अब्दुल खरे ने मारा था। और वे हत्यारे अब्दुल खरे से कहीं ज़्यादा बेरहम थे। उस वक्त कहाँ था न्याय, कहाँ थी पुलिस, कहाँ था इंसाफ। और कानून उस तहखाने में इंसाफ तो कभी पहुँच भी नहीं सकता था। इंस्पेक्टर, कानून तो ऐसे मुजरिमों के पैरे तले कुचला जाता है। कहता कहता अब्दुल खरे दहाड़े मार मार कर रोने लगा। कविता की हाहाकारी चीखें, दरिंदों के कप कपा देने वाले कहकाओं ने मेरे अंदर आग भर दी इंस्पेक्टर भैया। मधु चीख पड़ी। मेरे लिए कोई ससुर, कोई सास, कोई पति, कोई देवर या कोई ननद नहीं रह गई थी। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि कविता नाम की एक बहू जो उस तहखाने में चीख चीख कर इंसाफ को पुकार रही थी, कि मौत का बदला एक बहू ही लेगी। उस घर की बहू, छोटी बहू को इंसाफ बड़ी बहू दिलाएगी। जब मैं ऐसा निश्चय कर रही थी तब मैंने अब्दुल करे नामक इस बेरहम और भयानक इंसान की आंखों में आंसू देखे। जाने कैसे मेरे मुंह से इनके लिए भैया शब्द निकल पड़ा। इनकी आंखों में ठहरे आंसू बुरी तरह बह चले। इसने मुझसे पूछा कि मैं कौन हूँ, और मेरा परिचय जानने के बाद, मेरी कहानी सुनने के बाद तो जैसे ये पागल हो गया। तब तक भीतरी कमरे में कविता जलकर राख हो चुकी थी। उस मासूम की मौत और दरिंदों की दरिंदगी ने हम दो अपरिचितों में भाई बहन का पवित्र रिश्ता जोड़ दिया। जिस वक्त वे कविता की लाश को संदूक में रखकर तहखाने से हॉल में ला रहे थे, उस वक्त हम दोनों कोठी के ही एक कमरे में बुरी तरह रोते, गुस्से में झुलसते उन दरिंदों को उनके गुनाह की सज़ा देने के बारे में सोच रहे थे। खरे भैया कह रहे थे कि मैं इसी वक्त फ़ोन करके पुलिस को यहाँ बुला लूँ, जिससे ये सब कविता के साथ रंगे हाथ पकड़े जाएं। मगर मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। बदला लेने का संकल्प मैंने खुद किया था। खरे भैया मेरा साथ देने के लिए तैयार थे, किंतु हम ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि बदला लेंगे कैसे। तभी खरे भैया को तलाश करते तुम यहाँ पहुँच गए। पुलिस सायरन की आवाज़ सुनकर जो घबराहट और हड़बड़ाहट इन पर हावी हुई थी, उसे हमने अपनी आंखों से देखा, और उसे देखकर ही मेरे दिमाग में बदला लेने की पूरी स्कीम आ गई। कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत से ड्रामों में काम किया था। अभिनय और किसी की भी आवाज़ की नकल कर लेना मेरे बाएं हाथ का काम था। सो मैंने कविता की रूह का नाटक रचकर बदला लेने की स्कीम बना ली। जब अपनी स्कीम के बारे में खरे भैया को बताया तो ये चकित होकर मुझसे पूछने लगी कि क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ।
तब मैंने ने कविता की आवाज़ में बोल कर दिखाया। बदला लेने का रास्ता में मिल चुका था। सो मैंने उसी रात घड़ी में अलार्म भरकर मेन स्विच से लाइट को ऑन ऑफ करके संदूक में लगे ताले की दूसरी चाबी से संदूक का ताला खोलकर उनके दिमाग में कविता की रूह की आधारशिला रख दी। जब वे कविता की लाश को लॉन में दफना रहे थे तब हम अपना सारा प्लान क्रमवार सेट कर रहे थे। अब्दुल भैया तहखाने में रहे। दिन निकलने से पहले ही मैं बस स्टैंड पर पहुंची। सुबह की सबसे पहली बस पकड़कर सहारनपुर। वहाँ मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। डैडी से सिर्फ वे बातें की जो करने के लिए मुझे भेजा गया था। अगले दिन मैं उसी गाड़ी से लौट आई जिससे लौटने के लिए जसवंत से कह गई थी। हाँ, सहारनपुर से आते वक्त मैं अपने डैडी का रिवॉल्वर चुरा लाई थी, जिसके बाद मैं हरनाम दास का कत्ल किया। यहाँ आने के बाद योजना के मुताबिक मैंने डाइनिंग टेबल पर ही एक्टिंग शुरू कर दी। वही हुआ जो हमने सोचा था, यानी ये सब आतंकित और डर गए और भयभीत रहने लगे। ये बात उनके द्वारा बाबा भूतनाथ को बुलाए जाने से भी साबित होती है। मैंने भूतनाथ पर भी यही जाहिर करने की कोशिश की कि मैं कविता के रूह के प्रभाव में, परंतु मेरा ख्याल है कि बाबा सच्चाई जान गए थे। वास्तविक स्थिति मैंने उन्हें बताई दी थी। जब उन्होंने नींबू में लकड़ी चुबाई तो मैंने अपनी समझ के मुताबिक दर्द से झटपटाने की एक्टिंग की थी, किंतु शायद बाबा के मुताबिक एक रूह से ग्रस्त व्यक्ति पर कोई अन्य प्रतिक्रिया होनी थी। ऐसा मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मेरे दर्द से झटपटाने पर वे बुरी तरह चौंके थे और चौंक कर उन्होंने मुझे बहुत ही ध्यान से देखा था। मैं समझती हूँ कि उसी क्षण वे समझ गए थे कि मैं रूह के प्रभाव में नहीं हूँ बहू, बल्कि बहू के हत्यारे परिवार को डरा रही हूँ। मानवता के नाते बाबा ने सोचा कि मैं ठीक ही कर रही हूँ, इसलिए वे बिना किसी को हकीकत बताए लौट गए। बाबा के चले जाने के बाद इनके लिए हर क्षण तनावपूर्ण था, शायद उतना ही जितना कि इनकी कैद में पड़ी कविता ने भोगा था। बिना बेहोश हुए ही मैं बेहोशी का नाटक कर जाती। मंजीत के इंजेक्शन और दवाएं बदल दी गई थी। कब्र से संदूक निकालकर हम ही ने तहखाने में पहुंचाया था। उद्देश्य था किसी बहाने इन्हें तहखाने में भेजकर संदूक दिखाना, आतंकित और चकित कर देना। तभी आप तभी आप कब्र खोदने आ गए। इनकी बौखलाहट देखने लायक थी। हमारे बिना के ही इन्हें तहखाने की ज़रूरत पड़ गई। वहाँ संदूक देखा तो भौचक्के। साथ ही जसवंत को नई कहानी गढ़कर आप लोगों से बचाव का रास्ता भी मिल गया। आप लोग निराश होकर लौट गए। हमने इनके तहखाने में जाने से पहले ही संदूक पुनः कब्र में पहुंचा दिया। ये सब कुछ इन्हें आतंकित करने के लिए किया जा रहा था, और साथ ही हम इनके दिमाग में ये बात भी बैठा रहे थे कि लाश चल फिर सकती है, क्योंकि मेरे ऑर्डर पर एक ड्रामा कंपनी ये बदबूदार जला हुआ तथा सड़ा सा नजर आने वाला खोल तैयार कर रही थी। इस खोल के तैयार होते ही चलती फिरती लाश इनका कत्ल करने लगी। क्रमवार पॉइंट बाई पॉइंट कहानी सुनाने के लिए काफ़ी समय चाहिए, अतः संक्षेप में आप इतना ही समझते कि मेरे और खरे भैया की योजना हर कदम पर सफल रही। हम दो थे, इसलिए उन्हें नचाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी। एक मेन स्विच पर लाइट ऑन ऑफ करता रहता था, दूसरा टेप में भरी पाजेब की आवाज़ से उन्हें डराता रहता था। कई स्थानों पर मेरे स्थान पर टेप कविता की आवाज़ में भी बोला। वे आवाज़ मैं बोलकर पैरी टेप में भर देती थी। अगला दृश्य। एक धुरंधर सरकारी वकील कटघरे में खड़ी मधु की तरफ उंगली उठाए चीख रहा था। श्रीमती मधु देवी ने सारी कहानी अपने मुंह से अदालत को बताकर अपना एक एक गुनाह, अपना एक एक जुर्म खुद कबूल किया है मिलॉर्ड। सिर्फ कबूल ही नहीं किया है, बल्कि वह सब बताते वक्त मधु देवी की गर्दन फख्र से तनी भी रही है। मुलजिमा ने खुद कहा है कि अपने किए पर उसे फ़ख्र है। अदालत और कानून का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा कि एक मुजरिम सीना ठोक कर, गर्दन तान कर ये कहे कि उसे 5 खून करने का फ़ख्र है। मुलजिमा ने 1 या 2 नहीं, पूरे 5 खून किए, 5। कमबख्त मंजीत ने तो खुद ही आत्महत्या कर ली। वकील साहब, मधु कह उठी, और मुझे अपनी अंतिम सांस तक उसके आत्महत्या करने का मलाल रहेगा। आप देख रहे हैं मिलॉर्ड, आप खुद ही देख रहे हैं कि मुलजिमा कितनी ढीठ है, बेहद खतरनाक और चालाक। इसी तरह अब्दुल खरे ने भी अपना जुर्म कबूल किया है। इन दोनों ने हंसते खेलते पूरी परिवार को मौत के घाट उतार दिया। उनमें से एक को भी नहीं छोड़ा। इन्होंने ऐसा भी नहीं जो इस अदालत से न्याय मांग सके। एक योजना बनाकर पूरी तरह होशो हवास में इन्होंने घर के एक एक सदस्य को आतंकित करके मौत के घाट उतार दिया। ऐसे मुजरिमों के लिए भारतीय दंड विधान में केवल एक ही सज़ा है, फांसी। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूँ कि इन्हें किसी भी हालत में फांसी से कम सज़ा न दी जाए। क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती हो मधु देवी? न्यायाधीश ने पूछा। वो कानून का वह सिंबल। कटघरे में खड़ी मधु ने सिंबल की तरफ उंगली उठाकर कहा। एक औरत की आंखों पर पट्टी और उसके हाथ में तराजू। क्या मैं उस सिंबल का अर्थ पूछने का साहस कर सकती हूँ? क्यों नहीं, मुझे बताया जाए। वो औरत न्यायाधीश है, तुम उसे कानून भी कह सकती हो। कानून की आंखों पर पट्टी है क्योंकि वह अपने पराये को देखना नहीं चाहता। निष्पक्ष फैसले के लिए उसके हाथों में तराजू है। तराजू के एक पलड़े में
वादी के तथ्य रखे जाते हैं, दूसरे में प्रतिवादी के। जिसके तथ्यों में ज़्यादा वजन होता है उसका पलड़ा भारी हो जाता है और झुककर स्वयं न्याय कर देता है। आंखों पर पट्टी बांधकर न्यायाधीश या कानून कैसे देख सकता है कि कौन सा पलड़ा क्यों झुक रहा है? वह तो खुद मालूम हो जाता है। आप गलत कह रहे हैं योर ऑनर। अगर मैं आपके हाथ में तराजू दे दूं और आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं तो आप कभी सही नहीं तौल सकते। हम तौल सकते हैं, आप नहीं तौल सकते सर। दरअसल कोई भी सही नहीं तौल सकता। अगर आप मेरी बात को सच होते देखना चाहते हैं तो एक तराजू मंगाइए। ये क्या बकवास है मिलॉर्ड? इन बातों का इस केस से क्या संबंध? सरकारी वकील चीख पड़ा। संबंध है योर ऑनर। मधु की आवाज़ वकील से कहीं ज़्यादा बुलंद थी। इन बातों को प्रमाणित होते देखना चाहते हैं तो इसी वक्त यहाँ एक तराजू मंगाई जाए। चारों तरफ एक अजीब सी खुसर पुसर गूंज गई। न्यायाधीश के ऑर्डर ऑर्डर कहकर सन्नाटा व्याप्त किया। तुरंत एक तराजू पेश करने का हुक्म दिया। तराजू आ गई। कटघरे से निकलकर मधु न्यायाधीश के समक्ष पहुंची। न्यायाधीश के कहने पर उसने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी। न्यायाधीश ने तराजू हाथ में ले ली। सारी अदालत उन दृश्यों को बड़ी दिलचस्प निगाहों से देख रही थी। न्यायाधीश महोदय बोले, अब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। तुलवाओ, क्या तुलवाना चाहती हो? मधु ने कहा, मेरी अदालत से गुजारिश है कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। वकील साहब, आपसे भी। योर ऑनर के फैसले से पहले सब चुप रहेंगे। अदालत में पूरी तरह सन्नाटा व्याप्त हो गया। मधु ने मेज़ पर रखे कागज़ एक एक करके दोनों पलड़ों में रखने शुरू कर दिए। कभी दायां पलड़ा झुकता तो कभी बायां। धीरे धीरे दोनों पलड़े भर गए। दायां पलड़ा बुरी तरह नीचे झुक गया था और बायां ऊपर उठ गया था। इतना काम करके मधु अपने कटघरे में आ गई। बोली, मैंने दोनों पलड़ों में कागज़ रूपी सबूत रखे हैं योर ऑनर। अब बताइए कि दायां पलड़ा भारी है या बायां? दायां, न्यायाधीश महोदय ने कहा। मधु ने बड़ी गहरी मुस्कान के साथ कहा, अब आप आंखों से पट्टी हटा सकते हैं। न्यायाधीश महोदय ने दूसरे हाथ से पट्टी हटा ली। अब आप दोनों पलड़ों में रखे कागज़ रूपी सबूतों को एक एक करके हटाइए। न्यायाधीश ने वैसे ही किया। दाएं पलड़े के कुछ कागज़ों को नीचे से उन्हें अपनी हथौड़ी भी मिली और मधु यहीं चीख पड़ी, बस रुक जाइए योर ऑनर। मैंने आपसे कहा था कि पलड़ों में सबूत रूपी कागज़ रखे गए, फिर यह हथौड़ी पलड़े में कैसे निकली? ये किस वस्तु का प्रतीक है? तुम्ही ने रखी होगी। आपको कब पता चला? अभी जब हमने इसे देखा। उस वक्त तो पता नहीं लगा था जब जब मैंने चालाकी से यह हथौड़ी कागज़ों के बीच रखी थी। नहीं, और यह हथौड़ी सबूत नहीं, बेईमानी का प्रतीक है। किसी धुरंधर वकील की ज़ोरदार दलीलों का प्रतीक है। चालाक वकील सबूतों के अलावा अपनी झूठी दलीलें भी सबूतों के बीच छिपाकर अपने पलड़े में रख देते हैं। एक सच्चा वकील, जो सच्चा तो है, सारे सबूत भी अपने पलड़े में रख देता है, किंतु ज़ोरदार दलीलों के प्रतीक ऐसी हथौड़ी नहीं रख पाता। अपनी आपकी आंखों पर पट्टी थी, इसलिए देख नहीं सके कि मैंने कब चालाकी से दाएं पलड़े में हथौड़ी रख दी। काश उस वक्त आपकी आंखों पर पट्टी ना होती तो आप मेरी चालाकी देख लेते और तब शायद आपका फैसला बाएं पलड़े के पक्ष में होता। यकीनन, यानी आप आंखों पर पट्टी बंधी होने की वजह से धोखा खा गए। मधु कहती ही चली गई। इसलिए कहते हैं योर ऑनर कि उस औरत की आंखों से पट्टी उतार कर फेंक दीजिए ताकि वो देख सके कि कौन अपने पलड़े में क्या रख रहा है। कानून को आंखें खोलने दीजिए योर ऑनर। सिर्फ सुनकर फैसला देने वाले कानून का फैसला कभी ठीक नहीं कर सकते। कानून सुनी पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए योर ऑनर। सिर्फ आंखों देखी ही सच होती है और कानून देखता है नहीं। उसे देखने दीजिए योर ऑनर। बिना देखे वह कभी सही फैसला नहीं कर सकेगा। न्याय के मंदिर में आए ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं जिनके चेहरे उसके बेगुनाह या गुनाहगार होने का सबूत हो। कानून को उस चेहरे को देखने दीजिए, चेहरे पर लिखे भावों को पढ़ने दीजिए। यदि कानून यहाँ आए किसी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर बात करने लगा तो उनके सामने से बेगुनाह ही टिक सकेंगे। इंसाफ करने के लिए कानून को सबसे ज़्यादा आंखों की ज़रूरत है। यदि आप वाकई न्याय करना चाहते हैं तो उस पट्टी को उतार फेंकिए। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी तरफ देखिए और फिर कहिए योर ऑनर कि मैंने गलत किया। कानून अपने हाथ में लेना जुर्म है। तुम उसी रात पुलिस को वहाँ बुलाकर उन्हें कविता की लाश के साथ गिरफ्तार कराकर अदालत से इंसाफ मांग सकती थी। इंसाफ? मधु दांत भींच कर कह उठी। और उस अदालत से जिसमें अभी अभी साबित हो चुका है कि यह इंसाफ कभी हो ही नहीं सकता। फिर अंधे कानून से क्या इंसाफ मांगती? जानती थी कि हरनाम दास के वकील अपने पलड़े में वैसी ही कोई हथौड़ी रखकर अपना पलड़ा झुका लेंगे। शुक्र है कि तुम दोनों ने कानून के कानों पर पट्टी नहीं बांधी, जबकि हकीकत तो यह है कि कानून न सुन सकता है न देख सकता है। तुम कानून अदालत का अपमान कर रही हो। अगर यह कानून सुन सकता है तो क्यों नहीं तहखाने में जाकर एक मजबूर, बेबस और भोली भाली बहू की चीखें सुनी? वो चीखती रही, चिल्लाती रही। भगवान की तरह कानून भी सोता रहा। तुम बहुओं को सलाह देते हो कि वह अदालत में आकर इंसाफ मांगे। सलाह देनी बहुत आसान है योर ऑनर, किसी सलाह को अमल में लाना बहुत मुश्किल।
अकेली अबला जो बहू बनकर किसी परिवार में गई हो, उसे परिवार के सब लोग दरिंदों की तरह घेर लेते हैं। अपनी इच्छा से जब वह हिल नहीं सकती तो तुम्हारी अदालतों से इंसाफ मांगने कैसे आए? और यदि कोई आ भी गई तो अदालत इंसाफ कर नहीं सकेगी। कानून की धाराएं बड़े बड़े वकीलों की दलीलों से गुड़मुड़ होकर रह जाएंगी। और अगर आप फिर भी कहते हैं कि बहुएं यहाँ आकर इंसाफ मांगे, तो मैं खड़ी हूँ यहाँ, दहेज के लोभियों से घिरी आज की हर बहू के लिए पल्ला पसार कर। ये एक बहू इंसाफ मांगती है योर ऑनर। उन्हें इंसाफ दीजिए। कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे फिर कभी कोई परिवार दहेज के लिए बहू की हत्या न कर सके। आप अपने केस से हटकर बोल रही है मधु देवी, न्यायाधीश महोदय ने कहा। आपको सिर्फ अपनी सफाई देनी चाहिए। वकील साहब के आरोपों के बारे में आपका क्या कहना है? सिर्फ ये कि वे सब अदालत को खुद मैंने ही बताए। क्या आप जानते हैं कि आपकी ये बार बार की स्वीकारोक्ति आपको फांसी की सज़ा भी दिला सकती है? जब तक कानून की आंखों पर वह पट्टी है तब तक ये अदालतें ऐसे फैसले देने के अलावा और कर भी कह सकती थीं। मधु के होठों पर कहते वक्त व्यंग भरी मुस्कान थी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, बहू मांगे इंसाफ नॉवेल को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं वेद प्रकाश शर्मा के किसी और नॉवेल में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।